नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पुनः आपके सामने प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 10वीं जो है उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम आपसे कर रहे थे। इसके पहले वाले भागों में हमने अध्याय 1 से 5 तक एक भाग में और अध्याय 6 से 10 तक दूसरे भाग में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी चर्चा आपसे की है। और यहाँ हम फिर आपके सामने अगले जो पाठ हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो अध्याय 11 से अध्याय 15 तक के जो पाठ हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो आज का जो हमारा अध्याय होगा वो होगा अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला पाठ है इसी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अध्याय जो हमारा 11 है रचना, इसमें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है नहीं, क्योंकि यहाँ से एक ही प्रश्न होगा जो रचना का होगा और 4 अंक का होगा। तो हम अध्याय 12 से प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा अध्याय 12 है इसमें एक अंक के जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये हमारा अध्याय है। इसके सही विकल्प चयन चुनने कर जो लिखने वाला प्रश्न इनकी हम इनसे प्रारंभ करें। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप का तात्पर्य यहाँ परिधि से होता है, क्योंकि वृत्त में परिमाप न होकर हमने परिधि पढ़ा है, इसलिए हम परिधि की बात करेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका कि मान हमें दिया गया है 154। अब हम यहाँ पर आर स्क्वायर को सेव कर लेते हैं और 154 बटे पाई, और पाई का मान रख देते हैं 22/7, तो 7 का गुणा हम ऊपर की ओर कर देंगे। इस प्रकार 22 से 154 को हम काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार और 22 से एक बार कट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा आर स्क्वायर बराबर 7 की घात 2। समान घात है जो कट जाएगी, इसलिए हमें आर मिल जाएगा यहाँ पर आर बराबर 7। अब जब हमें आर बराबर 7 मिल जाएगा तो हमें निकालना है परिधि। तो परिधि होता है सी बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणा 7। तो 7 से जो हमारा 7 है वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें मिलेगा 22 × 2, 22 का गुणा हम 2 में करेंगे तो मिलेगा 44 सेंटीमीटर हमें इसका उत्तर मिलेगा, जो कि हमारा उत्तर कहाँ पर है, सी वाला। इस तरह से हमने इसको समझा कि इसका 44 उत्तर हो किस प्रकार से प्राप्त हुआ। साथियों यहाँ पर इसी तरह से हम आपको प्रत्येक प्रश्न के जो ऑब्जेक्टिव हैं और संख्यात्मक हैं जिन्हें हल करके उत्तर निकालना होते हैं वो आपको हल करके समझाएंगे, और जो डायरेक्ट सूत्र हैं परिभाषाएं उनको हम डायरेक्ट आपको बताएंगे। इस तरह से हम सभी ऑब्जेक्टिव का पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका ये उत्तर आता है। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिए और पूरे अब अंतिम पार्ट तक के ऑब्जेक्टिव की चर्चा आपसे करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, वृत्त का परिमाप से मतलब वही परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर जो है वो क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से पाई से जो हमारा पाई हो जाएगा कैंसिल, और आर की घात 2 से आर कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 = आर। मतलब वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, आर बराबर 2 सेंटीमीटर या 2 मात्रक। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसका जो ए वाला उत्तर है वो सही हो जाएगा। आगे हम बढ़े तीसरे वाले प्रश्न की ओर हम चर्चा करें। तो जो तीसरा हमारा प्रश्न बोलता है कि आर कैपिटल लेटर में आर हमको दिया गया है, उसके वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। मतलब हमारी जो त्रिज्या है वो यहाँ पर आर बराबर कैपिटल आर है और कोण जो है वो थीटा बराबर P रेडियन है। और हमारा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है वो होता है थीटा गुणित पाई आर स्क्वायर बटे 360, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे हमको लिखना है P और पाई आर के स्थान पे पाई और कैपिटल आर स्क्वायर बाय 360। अब हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इन ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है और आर स्क्वायर भी। यदि डी वाले ऑप्शन को हम लाना चाहें तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि ये मिलेगा P 2 पाई आर स्क्वायर और बटे 360 × 2 करेंगे तो 720। इस तरह से हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा कि 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें गुणा P से बटे में 720। तो ये हमारा उत्तर कहाँ पर है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन है जो कि सत्य हो जाएगा। इस तरह से सही विकल्प की पूर्ति के बाद में हम आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति का जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है और वो हमें दिया है 4 पाई। तो यहाँ हम उसको हल करें त्रिज्या निकालने के लिए, तो पाई से जो हमारा पाई हो जाएगा कैंसिल, मतलब हमें मिला r = 4। और हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2 और घात समान है तो वो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हमें r बराबर मिल जाएगा 2। इस तरह से जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि r का मान 2 आया है तो 2 सेंटीमीटर का ही है, इसलिए सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर।
अगला हमारा है सत्य असत्य की बात हम करें तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। तो ये चूंकि ये सूत्र है तो ये सत्य है कि वृत्त की परिधि या जो परिमाप की बात हम करते हैं तो वो ये वही है 2 पाई आर उसकी परिधि या परिमाप होता है। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये भी हमारा सत्य है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर ही होता है। आगे हम बढ़े, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यूनिट थीटा बटे 360 होता है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या और थीटा पर जो है केंद्र पर अंतरित कोण है। तो ये भी हमारा सत्य है क्योंकि ये भी सूत्र है, इसलिए तीनों हमारा ऑप्शन सूत्र के रूप में है, इसलिए तीनों ये क्या है सत्य हो जाएंगे। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो यहाँ जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जो है उसकी बात हम करें तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमने अभी 2-3 बार यूज भी किया है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ए बराबर, तो पहले वाले का उत्तर हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो सूत्र है तो ये सत्य सत्य में अभी हमने ऊपर देखा ही है, उसमें भी हमको दिया है, तो हम लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब दूसरे वाले जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का ए बराबर थीटा गुणित पाई आर स्क्वायर बटे 360। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाएंगे एक शब्द वाले उत्तर हो जाएंगे। अब इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ हमारा अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और साथियों यहाँ पर भी एक अंक के 2 प्रश्न हमसे पूछे जाने, मतलब 2 प्रश्न की यहाँ पे हमको चर्चा करनी है, जिसके लिए हम सत्य सत्य की पहले बात कर लेते हैं। तो सत्य सत्य वाले प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह से गोले की जो त्रिज्या वो आर होती है। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये भी सत्य है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि सूत्र है इसलिए इनको हम ज़्यादा विस्तार से बता नहीं सकते हैं, सूत्र ही रहेंगे। इसके बाद हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, अब यहाँ पे जितने भी सूत्र हमको लिखने हैं इनकी बात हम कर लेते हैं। तो पहला हमारा सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए पहले वाले में आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ में यदि एल लंबाई, बी चौड़ाई और एज ऊंचाई हो, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का मैं क्या सूत्र यहाँ लिखता हूँ, वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह से घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका सूत्र हमारा हो जाएगा, जहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई है और H क्या है, ऊंचाई है। इसके बाद हमारा अगला है घनाभ के आयतन का सूत्र लिखिए। तो घनाभ का आयतन का सूत्र हो जाएगा LBH, घनाभ का आयतन हो जाएगा। और इसके लिए हम कहेंगे कि जहाँ L वही लंबाई, B चौड़ाई और H उसकी ऊंचाई है। इसके बाद अगला हमारा आता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ R गोले की त्रिज्या है। गोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा, तो गोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, R की घात 3, जहाँ R गोले की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ आर जो गोला है अर्धगोला उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसी प्रकार से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो देखिए वक्र पृष्ठ जो है 2 पाई आर होता है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा कि एक बार और पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अर्धगोले के आयतन का सूत्र जो है उसकी बात हम करें तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो 4/3 हमारा पूरे गोले का होता है, तो ये हो जाएगा 2/3, इसमें 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहता है, मतलब वहाँ 4/3 और यहाँ 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार बेलन के वक्र पृष्ठ की हम यदि बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, जहाँ आर क्या है, गोले की बेलन की त्रिज्या है, और एच जो है बेलन का उनकी ऊंचाई है या लंबाई के रूप में भी उसको हम देखते हैं। इसी प्रकार बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो वो हो जाएगा 2 पाई आर और r प्लस एच, 2 पाई आर और r प्लस एच, जहाँ r त्रिज्या है बेलन की और h क्या है, ऊंचाई है। इसी प्रकार बेलन का आयतन तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ r वही त्रिज्या बेलन की और h उसकी ऊंचाई हो जाएगी। शंकु की बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, शंकु का जो चित्र होता है वो इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि r तो त्रिज्या है, ये यहाँ से तक की दूरी हमारी r है, और ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये l होती है, तो शंकु में ये l कहलाती है। इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर और r प्लस एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जहाँ r क्या है, त्रिज्या है शंकु की, और l जो है उसकी तिर्यक ऊंचाई है, और त्रिज्या से मतलब ये है कि आधार की त्रिज्या।
इसी तरह शंकु का आयतन जो है, शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आर आधार की त्रिज्या है शंकु के और एच जो है इसकी ऊंचाई है, ये एच ऊंचाई है ना कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इस तरह से हमारे 13 सूत्र हैं जिनकी सहायता से हमको इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव की चर्चा हमने की है। अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा पार्ट है सांख्यिकी। तो यहाँ जो हमारा सांख्यिकी वाला पार्ट है इसमें भी 2 प्रश्न हमारे होंगे जो कि 1 अंक के होंगे। सही विकल्प से भी हम प्रारंभ करें तो इसमें एक ही सही विकल्प दिया गया है, माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध क्या है। तो इसका ये सूत्र है, तो इसका जो सूत्र है वो पहले वाला सत्य है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्यक। इसी प्रकार एक शब्द वाले प्रश्न की बात करें तो इसमें 2 ही प्रश्न दिए गए हैं। इनके आधार पर मतलब और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, पर यहाँ पे समाधान के रूप में हमको समझने के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 1, 2, 3, 4 और 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार से हल करेंगे इसे, आइए देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 समांतर माध्य का तात्पर्य है कि दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या मतलब 5। अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हमारा मिलके 5, 8, 9, 3, 12 और 2, 14 और 1, 15, 15/5। दिए गए आंकड़ों की संख्या क्या है 5 और आंकड़ों का योग हमको प्राप्त हुआ 15। तो 15 को हम 5 से काटेंगे तो 3 बार, मतलब इसका समांतर माध्य क्या प्राप्त होगा हमको 3 प्राप्त हो जाएगा पहले वाले का। फिर इसके बाद में आता है दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि बहुलक। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि जो दिए गए जो अंक हैं, जो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, बहुलक का तात्पर्य होता है कि इन दिए गए आंकड़ों में जिस अंक की पुनरावृत्ति जो अंक सबसे अधिक बार आया हो वो बहुलक कहलाता है। तो हम यह देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7 है 1 बार, 2 बार, 3 बार। 7 कितनी बार आया है 3 बार। इसके बाद में यहाँ पे हम देखें जो अंक और हमको दिख रहे हैं, तो यहाँ हम इस प्रकार से जब अनुमान लगाते हैं तो 7 हमको जो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न से विस्तार से नहीं करना, कम से कम समय में करना होता है, तो हमको दिख रहा है कि 7 जो है बहुलक के रूप में है, मतलब अधिक बार आया है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा 7, मतलब जो अंक सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक। इस तरह से प्रायिकता वाले पार्ट पे चलते हैं। तो साथियों प्रायिकता वाला पार्ट भी हमारा जो है, इसमें भी 1 अंक के 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से इसके पार्ट की जो ऑब्जेक्टिव की चर्चा हम आपसे करेंगे। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सूत्र है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना के घटित न होने की प्रायिकता अगर हमको ज्ञात करनी है तो उसको 1 में से घटा दीजिए। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये सत्य हो जाएगा, मतलब 1 - P घटना के घटित न होने की प्रायिकता, क्योंकि दोनों ही बात मतलब घटना घटित होना और घटना घटित न होना दोनों का योग 1 के बराबर होता है। तो यदि एक बात हमको पता है तो उससे निकालने के लिए उसको 1 में से हम घटा सकते हैं, उस प्रकार से उसको निकालते हैं। फिर दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रायिकता का मान 0 और 1 शामिल है और 0 से 1 के बीच में ही मान होता है। तो यहाँ पे हम देखें पहले वाले आंकड़े को, तो 1/3 मतलब यहाँ पर क्या है कि ये 0 से 1 के बीच में है। 0.1 अगर इसको लिखें हम अनुपात में तो ये 1/10, मतलब ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। और 3% का मतलब होता है कि 3/100, मतलब ये भी प्रायिकता हो सकती है। जबकि 17/16 का तात्पर्य है कि ये यहाँ पर हम अगर 16 से 17 भाग लगाएंगे तो 1 दशमलव और कुछ अंक 0 दशमलव समथिंग, मतलब 1 से बड़ा अंक हमको प्राप्त होगा। ये मतलब जो हमारा आंकड़ा है 17/16 ये 1 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा उत्तर है प्रायिकता नहीं हो सकती, वो हमारा उत्तर हो जाएगा डी वाला 17/16, क्योंकि इसका मान 1 से बड़ा है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है तीसरा, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से बड़ा अंक नहीं होता है, इसी प्रकार से ऋणात्मक अंक की भी प्रायिकता नहीं होती। तो यहाँ पे हम एक ही अंक देख रहे हैं कि माइनस का 1.5, मतलब ऋणात्मक जो मान है वो प्रायिकता में कभी भी नहीं होता है, इसलिए माइनस का अंक ये हमारा प्रायिकता नहीं हो सकती। इस तरह से हमारा रिक्त स्थान की ओर अगर हम चलें तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो देखिए असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो हम इसको लिख देंगे कि इसका मान असंभव घटना की जो प्रायिकता उसका मान 0 होता है ना। और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है 1 होता है, इस प्रकार से। और प्रायिकता का जो मान है वो सदैव क्या होता है, तो प्रायिकता का मान सदैव 1 व 0 व 1 के बीच होता है, के बीच। तो कुल मिलाकर इसमें 0 और 1 भी उपस्थित हो सकते हैं। 1 0 कब शामिल होगा, जब असंभव घटना हो, और 1 कब शामिल होगा, जब निश्चित घटना हो। इस तरह से हमारे तीनों रिक्त स्थान। और सत्य की बात करें दी हम आपसे, तो सत्य में किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती।
तो ये हमारा जो है सत्य है, क्योंकि कभी किसी घटना की जो प्रायिकता एक से अधिक होती भी नहीं है। इसके बाद में किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक होती है तो ये दोनों अपने आप में ही विरोधाभास है। पहला सत्य तो हमारा दूसरा असत्य हो जाएगा। फिर किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये भी सत्य है, ऋणात्मक प्रायिकता का मान कभी भी नहीं होता है। इस तरह से पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा सत्य है और दूसरा ऑप्शन असत्य है। अब हम चलें आगे की ओर, किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो जैसे हमने पहले वाले रिक्त स्थान में देखा कि मान लो किसी घटना की प्रायिकता P और उस घटना घटित न होने की प्रायिकता P का बार हो, तो दोनों का योग हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1, मतलब P तो क्या है घटना घटित होने की प्रायिकता, और P का जो बार है घटना घटित न होने की प्रायिकता। तो घटना घटित होना और घटना घटित न होना दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा हमें 1 ही होता है, वो 1 लिखना होता है। पहला उत्तर हो गया। इसी प्रकार किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होगा, क्योंकि घटना हुई नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। इस तरह से हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव जो है पूरे गणित के इन तीनों वीडियो के माध्यम से हमारे पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इसके पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।